हेलो बच्चों, आज केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक फिजिकल एब्जॉर्प्शन एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे। इस पर फोकस करेंगे, फिजिकल एब्जॉर्प्शन एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन। जैसा आपको बताया गया है कि एब्जॉर्प्शन जो फिनोमिना है वो सरफेस फिनोमिना है। हम पहले कुछ प्रीवियस लेक्चर की बात कर लें। बच्चों, आपको बताया गया है कि जो एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन जो है वो आपका सरफेस फिनोमिना है। सरफेस फिनोमिना एब्जॉर्प्शन सरफेस फिनोमिना है। तो अब एब्जॉर्प्शन हमने कहा कि दो टाइप से। हाउ मेनी टाइप ऑफ द एब्जॉर्प्शन? तो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया गया था कि इधर टू टाइप्स, फिजिकल एब्जॉर्प्शन एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन। फिजिकल एब्जॉर्प्शन और केमिकल एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस कहाँ से है बेटे? जब कोई भी गैस या एनी गैसेस एब्जॉर्ब ऑन द सॉलिड सोल्यूट ऑन द सरफेस विथ द बॉन्डिंग ऑफ द वैन डर वाल फोर्स, तो उसको हम बोलते हैं फिजिकल एब्जॉर्प्शन। मतलब हम दूसरे सेंस में कर सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन जो सरफेस फिनोमिना पर है, लेकिन अगर हम एब्जॉर्बेट, आपने कहा कि एब्जॉर्बेट जो है हम गैस ले लेते हैं और एब्जॉर्बेंट जो है वो आप सॉलिड मेटल या सॉलिड सब्सटेंस को लेते हैं। अब गैस जो है वो सॉलिड पर अगर एक्यूमुलेटेड करता है, ये सॉलिड सरफेस है। सॉलिड सरफेस में जैसे आपने बताया, आपको बताया गया है कि अपर सरफेस जो है अनबैलेंस फोर्स से, वह अनबैलेंस फोर्स से होने की वजह से उसमें अट्रैक्शन होता है, जो गैस को अट्रैक्ट करता है, जो अट्रैक्टिंग फोर्स से बंधा होता है। जैसा आपको बताया गया था कि अगर सॉलिड का सरफेस है तो उसके अपर मॉलिक्यूल जो है वो थ्री टाइप्स तो अट्रैक्शन फोर्स लगता है, लेकिन अपर साइड जो है वो अट्रैक्शन फोर्स रेसिड्यू फॉर्म में होता है। यही वजह है कि वो गैस के पार्टिकल को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, जिससे गैस का पार्टिकल सॉलिड सरफेस पर एक्यूमुलेट हो। इसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। अब आपको आता है कि फिजिकल एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन क्या होता है। फिजिकल एब्जॉर्प्शन, जैसा आप जानते हैं कि फिजिकल एब्जॉर्प्शन जब गैस का पार्टिकल, और गैस का पार्टिकल मतलब गैस का एटम हो सकता है या गैस का मॉलिक्यूल हो सकता है, जब गैस का मॉलिक्यूल सॉलिड के मॉलिक्यूल के से आपके वैन डर वाल फोर्स से अगर बंध जाता है, तो हम ऐसे बॉन्डिंग को या ऐसे एब्जॉर्प्शन को हम फिजिकल एब्जॉर्प्शन कहते हैं। कौन सा कहते हैं? आपने कहा फिजिकल एब्जॉर्प्शन। और फिजिकल एब्जॉर्प्शन को हम कह सकते हैं फिजियोसॉर्प्शन फिनोमिना। हम इसको भी कह सकते हैं कि ये फिनोमिना हो रहा है। दूसरा है कि जब गैस मॉलिक्यूल, सपोज दैट आपने कहा कि हम हाइड्रोजन गैस ले लिया। हाइड्रोजन गैस अगर आपके सॉलिड सरफेस पर वैन डर वाल फोर्स से अट्रैक्ट होता है, तो उस एब्जॉर्प्शन को हम फिजिकल एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। जबकि यही हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अगर एटम में कन्वर्ट हो जाए, एटम में ब्रेक डाउन हो, और उसके बाद ये आपके सॉलिड, आप जो भी लिए एब्जॉर्बेंट के रूप में सॉलिड सरफेस, उस सॉलिड सरफेस से केमिकल बॉन्ड से बंध जाए, ऐसे फिनोमिना को या ऐसे एब्जॉर्प्शन को हम केमिकल एब्जॉर्प्शन करते हैं। केमिकल एब्जॉर्प्शन करते हैं। अब आता है कि कोई एग्जांपल से समझाया जाए आपको। अब फिजिकल एब्जॉर्प्शन में, जैसे आपने कहा कि फिजिकल एब्जॉर्प्शन वैन डर वाल इक्वेशन से, जैसे कोई भी गैसेस इन वाटर सरफेस, जैसे हमने कहा था कि प्लेटिनम को हाइड्रोजन से अगर अटैच कर दिया जाए, तो जो प्लेटिनम का जो प्लेट है वो हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब करता है ऑन द सरफेस। लेकिन केमिकल की बात करूं तो केमिकल का एग्जांपल हम ले सकते हैं कि ऑक्सीजन, अगर हमने ऑक्सीजन ले लिया और एब्जॉर्बेंट के फॉर्म में हमने मेटल ले लिया,
तो आप जानते हैं कि वो मेटल ऑक्साइड बना देता है, तुरंत वो क्या बना देता है, मेटल ऑक्साइड बना सकता है। और यही अगर हाइड्रोजन अगर हाइड्रोजन ने ट्रांजिशन मेटल के साथ लें तो हम देखते हैं कि वो मेटल हाइड्राइड बना लेता है, मेटल हाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है। तो ये बना कैसे होगा, ऑफकोर्स इसमें एक बॉन्ड बना है, केमिकल बॉन्ड, जो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है देन द वंडरवाल बॉन्ड्स। दूसरा इन्होंने कहा कि मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्राइड बॉन्ड बना है, इसका मतलब इनके बीच में एक केमिकल बॉन्ड बना होगा, जिसके वजह से हम इस ढंग के एडजॉर्प्शन को केमिकल एडजॉर्प्शन कहते हैं। और इनके बाद हम करें केमिकल एडजॉर्प्शन मेनली 2 टाइप्स से बॉन्ड हो सकता है, या तो आयनिक हो सकता है या कोवेलेंट बॉन्ड हो सकता है। इन्होंने कहा केमिकल एडजॉर्प्शन जो होता है, केमिकल एडजॉर्प्शन में ऑलवेज केमिकल बॉन्ड होने की वजह से ये परमानेंट इफेक्ट करता है, या आप कह सकते हो कि केमिकल एडजॉर्प्शन जो है इसकी एक्टिवेशन एनर्जी काफी हायर होती है, इस वजह से ये फिनोमिना काफी स्लो देखी जाती है, जबकि फिजिकल एब्जॉर्प्शन जो होता है ये वेरी फास्ट होता है, या ये जो स्पीड है फर्स्टली बिगिनिंग जो जैसे शुरू होती है वो काफी स्पीड में होती है और एट द टाइम ये स्लो होती जाती है। अब आते कुछ कैरेक्टरिस्टिक जानते हैं कि फिजिकल एब्जॉर्प्शन की क्या कैरेक्टरिस्टिक है एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन की क्या कैरेक्टरिस्टिक है। आपको प्रोसेस समझ में आया होगा कि अगर फिजिकल एब्जॉर्प्शन होता है तो वंडर वाल फोर्स है, अगर केमिकल एब्जॉर्प्शन होता है तो केमिकल बॉन्ड है, वो आयनिक या कोवेलेंट बॉन्ड है। जैसे हमने एग्जांपल दिया है कि ऑक्सीजन अगर किसी मेटल पर एब्जॉर्ब होता है तो मेटल ऑक्साइड का एक लेयर बना लेता है, वही हाइड्राइड अगर ट्रांजिशन मेटल से बॉन्ड बनाता है तो मेटल हाइड्राइड बना लेता है। वी नो दैट, अब जैसा कि ये पहले भी हम जानते हैं कि एल्युमिनियम, जिंक, ये जो मेटल है अगर हम काफी लंबे टाइम तक उनको छोड़ दें मॉइस्चर में तो एक लेयर आउट कर जाता है, और ये सिर्फ अपर सरफेस पर होता है जिसको हम इजिली स्क्रैच करके रिमूव भी कर सकते हैं। तो इस वजह से हमें कहते हैं कि ये केमिकल एब्जॉर्प्शन होता है, और केमिकल एब्जॉर्प्शन जो होता है वो ओनली वन टाइम या स्पेसिफिक फेज पर ही होता है। अब आते हैं हम उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, फिजिकल एब्जॉर्प्शन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। अब उनमें ये तो हमने समझ लिया कि फिजिकल एब्जॉर्प्शन केमिकल एब्जॉर्प्शन में फिनोमिना क्या होती है। अब कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन में हम क्या देखते हैं, ये फिजिकल एब्जॉर्प्शन में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक में सबसे फर्स्ट है कि ये नॉन स्पेसिफिक होता है, ये नॉन स्पेसिफिक होता है। नॉन स्पेसिफिक मतलब किसी भी एब्जॉर्बेंट के लिए कोई स्पेसिफिक मेटल या सॉलिड नहीं लिया जाता कि ये किसी भी फिनोमिना पर हो सकता है। दूसरा इन्होंने कहा कि दूसरी अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, ये रिवर्सिबल होता है, जो आपका नॉन स्पेसिफिक है, और दूसरे फिनोमिना है यह रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है, अगर हमने सॉलिड प्लस गैस से अगर हमने एब्जॉर्प्शन फिनोमिना करा है तो हमारा एक फेज प्राप्त होता है जिसको हम गैस ऑब्लिक सॉलिड कहते हैं। ये बताया गया था कि एब्जॉर्प्शन फिनोमिना को रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्लैश का यूज करते हैं। इसका मीनिंग है कि जो सॉलिड है एब्जॉर्बेंट है और गैस जो है आपका एब्जॉर्बेड है, और प्लस हीट। आपने कहा कि एब्जॉर्प्शन जब भी होगा वहां से हीट ही इवॉल्व होगी। अब इस फिनोमिना से हम देखते हैं कि ये रिएक्शन जो रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल का मतलब क्या है कि सॉलिड से गैस को रिमूव भी कर सकते हैं। तो सॉलिड से गैस को रिमूव करने के लिए हमें कौन कौन सी फिनोमिना यूज करनी है। सबसे पहले अभी आपने कहा कि सॉलिड पर गैस एक्यूमुलेट हुआ, इसका मतलब क्या है कि हमने प्रेशर हाई किया होगा, प्रेशर हमने हाई किया होगा। प्रेशर हाई करने पर गैस का वॉल्यूम क्या हुआ, गैस का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज किया होगा। ये डिक्रीज किया तभी तो बच्चे इस गैस सॉलिड के सरफेस पर ये गैस एक्यूमुलेट किया होगा, क्योंकि गैस का तो वॉल्यूम हायर होता है, और गैस का वॉल्यूम हायर होने से जैसे हमने उसको प्रेशर मेंटेन किया, मतलब एक क्लोज वेसल्स लेते हैं और उसको हमने प्रेशर बढ़ाया तो गैस का वॉल्यूम कम हुआ, और वॉल्यूम कम होने की वजह से ये आपके मेटल जो भी आपने एब्जॉर्बेंट लिया है उस मेटल पर वो जाके क्या हुआ,
कि वो एब्जॉर्बेड हुआ या एब्जॉर्प्शन प्रोसेस हुआ। अब आपने कहा कि हमको इरिवर्सिबल हो सकता है, तो क्या ऐसा हम कंडीशन करें कि जिससे हम ये गैस को पुनः रिमूव कर दें, सॉलिड से रिमूव कर दें। तो आपने कहा कि प्रेशर हाई किया है तो हमें रिवर्स प्रोसेस में जाना है, जैसे चैटलेट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग करें। अब हम क्या करेंगे, अगर हमें रिमूव करना है तो प्रेशर को लो कर दें। प्रेशर जैसे ही लो करेगा वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा, और वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा तो ये क्या है, यहाँ से स्केप कर जाएगा, माने जो गैस है वो स्केप कर जाएगा और वो रिमूव हो जाएगा। दूसरा, अभी आपने कहा प्लस हीट। दूसरा कंडीशन के लिए क्या कहा कि आपने गैस और सॉलिड का जो एब्जॉर्प्शन कराया और प्लस हीट लिखा है, इसका मतलब यह एब्जॉर्प्शन जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ऑफकोर्स ये लो टेम्परेचर पर प्रोसेस हुआ होगा। जैसा चैटलेट प्रिंसिपल कहते हैं कि जो भी प्रोसेस अगर एक्सोथर्मिक है तो उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हमें टेम्परेचर को लो रखना पड़ता है। अब हमें फिर इसको रिवर्स करना है तो हम हीट को काफी हाई कर दें, और हीट को हाई कर देंगे तो इसमें जो काइनेटिक एनर्जी गैस में बढ़ जाएगी, और गैस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो इसमें मोशन बढ़ जाएगा, और मोशन बढ़ जाएगा तो ये सॉलिड सरफेस से वो स्केप हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है व्हेन प्रेशर इज द लो एंड टेम्परेचर इज हाई। अगर हम प्रेशर को लो कर दें और टेम्परेचर को हाई कर दें तो ये रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल एब्जॉर्प्शन के फॉर्म में भी कर सकते हैं। दूसरा एंड थर्ड है, हम देखते हैं सरफेस एरिया। आपने कहा कि सरफेस एरिया, जैसे अभी आपने कहा कि एब्जॉर्प्शन के कुछ फैक्टर हैं जो इफेक्ट करता है। सरफेस एरिया अगर हम बढ़ा दें तो एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाएगा, एब्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा। सरफेस एरिया बढ़ गया मतलब फाइन पार्टिकल ऑफ द चारकोल इज द मोर एब्जॉर्प्शन देन द फ्लैट ऑफ द चारकोल। दूसरा, आपने नंबर 4 अगर हम बात करें तो आपने कहा इंथैल्पी की बात कर लेते हैं। इंथैल्पी क्या होती है? एंथैल्पी अगर हम देखें तो इनकी एंथैल्पी जो है वो 20 से 40 किलो जूल पर मोल होता है। मतलब एक मोल गैस को एब्जॉर्ब करने में हमें 20 से 40 किलो जूल एनर्जी की रिक्वायर होती है। क्योंकि ये वैन वाल फोर्स से बनता है तो ऑफकोर्स इसकी एनर्जी कम होती है, और एनर्जी कम होने की इनकी एंथैल्पी जो होती है वो ओनली 20 to 40 किलो जूल पर मोल ऑब्जर्व किया गया। तीसरा, इनका लेयर की बात करें, आप कहते हैं जैसे हमने कहा कि ये मेटल और मेटल पर गैस एक्यूमुलेट करता है तो ये मल्टी लेयर होता है। मल्टी लेयर का मतलब क्या है कि एटम जो है वह वन ओवर एनदर के फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है। मतलब गैस का ये फर्स्ट लेयर है तो इसके ऊपर भी गैस का सेकेंड लेयर फिजिकल एब्जॉर्प्शन में कवर कर सकता है, जिसको हम बोलते हैं आपने कहते हैं कि मल्टी लेयर भी ऑप्ट कर सकता है। दूसरा चीज अगर हम करें, इसके बाद हम सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक या सेकेंड फिनोमेना की कैरेक्टरिस्टिक को देखें तो इसमें कुछ डिफरेंस है जिसको हम देख सकते हैं। अब फिजिकल के बाद हम केमिकल एब्जॉर्प्शन की बात करें तो इसमें हम देखते क्या है, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। पहले यह स्पेसिफिक नेचर का होता है केमिकल एब्जॉर्प्शन जो होता है। सेकेंड, आपने कहा कि केमिकल एब्जॉर्प्शन कर सकते हैं। केमिकल एब्जॉर्प्शन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। पहला है कि ये स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक इन द सेंस कि यह पर्टिकुलर ऑब्जर्वेट के लिए पर्टिकुलर एब्जॉर्बेंट की ही रिक्वायरमेंट होती है। यह ऑल या इन जनरल किसी पर एब्जॉर्प्शन नहीं करता है। दूसरा है यह इरिवर्सिबल होता है। इरिवर्सिबल का मीनिंग है कि यह बैक नहीं हो सकता, तो इरिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल होता है। इसके मीनिंग है कि अभी आपने कहा कि हमारा ये सॉलिड मेटल है और सॉलिड मेटल माने एब्जॉर्बेंट और गैस इस पर एब्जॉर्ब करना, क्योंकि इसमें केमिकल बॉन्ड ऑप्ट करता है। केमिकल बॉन्ड होने की वजह से यह जो होता है यह इरिवर्सिबल होता है, मतलब हम इसको बैक नहीं कर सकते। और ये भी इन जनरल लो टेम्परेचर पर होता है। हाई टेम्परेचर पर, क्योंकि वो ये भी एक्सोथर्मिक है तो लो टेम्परेचर पे ही हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। हाई टेम्परेचर पर इंक्रीज करा सकते हैं। इसमें एक यही आप क्या कर सकते हैं कि हमारी थ्योरी से जस्ट अलग हमारा एक कंसेप्ट आता है कि केमिकल एब्जॉर्प्शन हाई टेम्परेचर पर भी बढ़ाया जा सकता है।
नंबर थर्ड, ये आपका मोनोलेयर होता है। मोनोलेयर मीन्स सिर्फ ओनली वन लेयर ही इस पर गैस का ऑटो चार्ज, क्योंकि केमिकल बॉन्ड होने की वजह से इस पर जो रेजिड्यू फोर्स ऑफ द सरफेस ऑफ एटम है वह कंप्लीट एक्यूमुलेट हो जाते हैं गैस से, जिससे सेकेंड लेयर बनना पॉसिबल नहीं हो पाता। नंबर फोर्थ, इनकी इंथैल्पी की अगर हम बात करें, अभी आपने कहा कि जो हमारा केमिकल एब्जॉर्प्शन है उसमें एक्टिवेशन एनर्जी की बात करते हैं, तो एंथैल्पी की अगर बात करें तो इनकी इंथैल्पी जो है 40 से लेके 240 किलो जूल पर मोल होता है। मतलब इनकी इंथैल्पी ऑफकोर्स काफी हायर होती है। नंबर 5 अगर हम करें तो इसकी सरफेस एरिया पर करें तो सरफेस एरिया इसमें भी अगर बढ़ाया जाए तो एब्जॉर्बेशन या एब्जॉर्प्शन फिनोमिना हायर होगी एज लाइक फिजिकल एब्जॉर्प्शन, एज लाइक फिजिकल। तो ये तो बेटा कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जिसको फिजिकल और द केमिकल एब्जॉर्प्शन के अकॉर्डिंग या हम डिफरेंस में भी लिख सकते हैं। जैसे आपने कहा कि केमिकल जो होता है स्पेसिफिक होता है और नॉन स्पेसिफिक होता है, ये इरिवर्सिबल होता है, फिजिकल रिवर्सिबल होता है, ये मोनोलेयर होता है, वो मल्टी लेयर होता है, और जबकि इसकी एंथैल्पी जो है वो 80 to 40 किलो जूल पर मोल होती है, जबकि उसकी जो है वो 20 to 40 किलो जूल पर मोल। सरफेस एरिया दोनों पर इफेक्ट करता है। सरफेस एरिया अगर बढ़ाया जाए तो दोनों की जो एब्जॉर्प्शन फिनोमिना है, दोनों मतलब केमिकल एंड द फिजिकल एब्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा। अब आता है बेटा ये गैस की बात तो हमने कर लिया कि गैस का टेम्परेचर अगर बढ़ाते, जैसे केमिकल में आपने कहा कि टेम्परेचर हमने बढ़ाया तो एब्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा, जबकि फिजिकल में आपने कहा कि अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो एब्जॉर्प्शन फिनोमिना जो होती है वो काफी लो दिखी जाती है। इस पर हमें एक क्वालिटेटिव तो एक्सपेरिमेंटल हमने देख लिया, अब हमें क्वांटिटी या मैथमेटिकली रिलेशनशिप चाहिए था टेम्परेचर, मास ऑफ द एब्जॉर्बेंट, मास ऑफ द एब्जॉर्बेंट, प्रेशर के बीच में रिलेशनशिप क्या है। इसके लिए फ्रिडलिच ने 1909 में एक अपना कॉन्सेप्ट दिया जिसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म थ्योरी। इन्होंने कहा कि अगर हम टेम्परेचर ही कांस्टेंट कर दें, टेम्परेचर कांस्टेंट कर दें तो हमारा एब्जॉर्प्शन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इस पर उन्होंने अपना एक थ्योरी या एक मैथमेटिकली रिलेशनशिप दिया। मैथमेटिकली रिलेशनशिप में उन्होंने लिखा क्या कि x/m इक्वल टू k p पावर 1/n। इस पर इन्होंने एक अपना पॉइंट व्यू रखा और उन्होंने कहा कि अगर इसको तो ग्राफिकल भी इन्होंने प्रेजेंट किया, और ग्राफिकल प्रेजेंट होने की वजह से हमने और भी इसमें बहुत सारी फिनोमिना उनके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे। इन्होंने एक एग्जाम्पल एक वो किया कि अगर x और m, x क्या है, ये एब्जॉर्बेंट का मास है, फॉर एग्जाम्पल गैस का मास है, ये मास ऑफ द एब्जॉर्बेंट, ये एब्जॉर्बेंट का मास है जिसको हम कहते हैं ये गैस हो सकता है। अब मास जो है वह एब्जॉर्बेंट का है, मास ऑफ द एब्जॉर्बेंट मतलब ये सॉलिड का मास है। इनका जो रेशियो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p पावर 1/n है, जिसको अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शन हटाएं तो हम लिखते हैं x/m इक्वल टू k p 1/n। अब आप x और m तो जानते हैं, k और n क्या है, ये कांस्टेंट है जो नेचर ऑफ द एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेंट पर डिपेंड करता है एंड टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। मतलब k एंड n की वैल्यू जो है वह नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट एंड द एब्जॉर्बेंट के पर भी डिपेंड करता है एंड टेम्परेचर पर भी इफेक्ट करता है। एब्जॉर्बेंट एंड एब्जॉर्बेंट, एब्जॉर्बेट एंड एब्जॉर्बेंट, ये दोनों पर डिपेंड करता है। और x मास ऑफ द एब्जॉर्बेंट और मास ऑफ द एब्जॉर्बेंट। इन्होंने रिलेशनशिप में देखा क्या कि अगर ये ग्राफ खींचा जाए जिसको हम इसको y एक्सिस कर दें, इसको हम x एक्सिस। इन्होंने एक ग्राफ खींचा बेटा जिसमें x/m अगेंस्ट p के अकॉर्डिंग एक ग्राफ खींचा। ग्राफ में उन्होंने क्या देखा
कि जैसे अगर हम ग्राफ में इन्होंने देखा कि ये ग्राफ सम टाइम आफ्टर यह जो होता है वो यह कर्व जैसा हमें एक ग्राफ गेन होता है। जैसा देखा गया कि 195 पर केल्विन पर यह ग्राफ इस ढंग से आउट किया। दूसरा इन्होंने कहा कि अगर जैसे जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं एब्जॉर्प्शन का रेट जो होता है वो घटता जाता है। मतलब यह फिजिकल एब्जॉर्प्शन, जैसे हमने कहा 273 केल्विन पर ये ऑब्जर्व हुआ और 295 केल्विन पर ये ऑब्जर्व हुआ। देखा क्या जाता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे एब्जॉर्प्शन प्रोसेस भी घटता जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो आपका फिजिकल एब्जॉर्प्शन है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है, वह किसी भी गैस का और मास के एब्जॉर्बेंट का और प्रेशर के एक्यूमुलेटेड, अगर हम अगेंस्ट हमने ग्राफ खींचा तो ये कर्व लाइक हमें एक ग्राफ मिलता है और वह देखा गया कि टेम्परेचर बढ़ने से इसका ग्राफ भी कर्व आता है। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि फ्रेंडलिज का जो हमारा एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया, जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप थी, वो वन टाइम इंपीरिकल रिलेशनशिप है। इंपीरिकल रिलेशनशिप का मतलब क्या है, ये थ्योरेटिकल नहीं हो पा रहा है, सिर्फ ये उन्होंने एक एज्यूम किया। यह वैलिड तभी होगा जब ये स्ट्रेट लाइन ऑटो होता, यह वैलिडिटी तभी कर पाता। क्योंकि ये सारे कर्व हैं, इस वजह से हम कह सकते हैं कि यह जो फिनोमिना है यह वैलिड नहीं है थ्योरेटिकल, जबकि एक्सपेरिमेंटल हमने देखा कि इसको हम कर्व के रूप में फॉर्म करता है, इसलिए यह ऑलवेज ये प्रूफ नहीं है। ये इनकी सबसे बड़ी डिमेरिट है। अगर हम इस इक्वेशन का लॉग निकाल दें, टेकिंग लॉग लेते हैं, तो हम देखते हैं क्या एक रिलेशनशिप हमें मिलता है लॉग लेने पर। हम देखते हैं कि log x by m इक्वल टू log k प्लस 1/n log p। अब एक नया ग्राफ खींचते हैं। एक ग्राफ हमने लिया जो यह x एक्सिस एंड द y एक्सिस है। इस पर हमने log x by m लिया, जबकि इस पर हमने log p लिया। देखा क्या जाता है कि इसका जो स्ट्रेट लाइन होती है वो बिल्कुल एज लाइक दिस, स्ट्रेट लाइन ऐसे आती है। और इसका जो आपका क्यों निकाला जाए तो इस पर देखा गया ये जो वैल्यू जिसको हम स्लोप कहते हैं, स्लोप जो है टोटली डिपेंड ऑन 1/n पर डिपेंड करता है, जो कि इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस आप करते हैं। इंटरसेप्ट जो है की वैल्यू जो k पर डिपेंड करती है। अब यह स्लोप के अकॉर्डिंग हम देखें तो इन्होंने कहा यह स्ट्रेट लाइन तभी आती है जब n की वैल्यू जो होगी 0 to 1 या प्रोबेबिलिटीज 0.1 to 0.5 के बीच में वैल्यू आती, तब ये स्ट्रेट लाइन गेन होती है। और स्ट्रेट लाइन गेन होने पर ये जो फिनोमिना है एब्जॉर्प्शन का आइसोथर्म इक्वेशन है तभी वैलिड होती है, नहीं तो ये एज ए एम्पिरिकल फार्मूला यह आपका थ्योरेटिकल नहीं, आपका यह ऑब्जर्व नहीं किया जाता। अब n की वैल्यू पर आपका स्लोप डिपेंड करता है और स्लोप स्ट्रेट तभी होगा जब ये वैल्यू 0.1 से 0.5 के बीच में n की वैल्यू आए। अगर सपोज दैट अगर n की वैल्यू डायरेक्टली या n की वैल्यू हमने 0 रख दिया तो ये पूरा इक्वेशन जो है वो आपका आ जाता है x by m इज इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब x by m का जो वैल्यू है वो कांस्टेंट हो जाएगा। और जैसे ये कांस्टेंट हो जाता है इसका मीनिंग होता है कि x by m इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर। ये x by m की वैल्यू जो होती है वो प्रेशर पर कोई डिपेंड नहीं करेगा। अगर n की वैल्यू हम 1 रख दें, n की वैल्यू 1 रखने पर हम देखते क्या है कि n इज इक्वल टू 1 रख दें तो x by m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, मतलब x by m टोटली जो आपका है वो प्रेशर पर डिपेंड हो जाता है।
अगर हमने n की वैल्यू 1 रख दिया। इसका मतलब क्या है, यह जो होता है ये अगर हम देखें तो ये एक्सपेरिमेंटली ये प्रूफ नहीं होता कि P जो है सैचुरेशन स्टेट पर ये ऑलवेज है। इसलिए कहा जाता है कि ये जो फिनोमिना है ये ऑलवेज लो प्रेशर पर ही ये स्ट्रेट लाइन ऑब्जर्व कर सकता है, हाई प्रेशर पर यह वैलिडिटी या वैलिड ये इक्वेशन नहीं होता है। अब आते हैं हम इसके कुछ आपके फ्रेंडलीज की कुछ हम डीमेरिट की बात करते हैं। डीमेरिट में उन्होंने कहा कि ये एक एम्पिरिकल फार्मूला है। एम्पिरिकल फार्मूला का मतलब है ये एज्यूम किया गया है। यह ऑलवेज स्ट्रेट लाइन जो होती है वह लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पर होती है, हाई टेम्परेचर पर इसकी कोई वैलिड नहीं होती है। दूसरा है कि ये काइनेटिक ऑफ एब्जॉर्प्शन या फिनोमिना ऑफ द एब्जॉर्प्शन पर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते हैं। इस वजह से ये जो है यह वैलिड तो होता है, लेकिन कुछ फिनोमिना पर मतलब इनकी कुछ टर्म कंडीशन है जिस पर ये इक्वेशन वैलिड करता है, न कि अनदर या ऑल द टाइम ये इक्वेशन जो वैलिड नहीं करता है। अब इसी कंसेप्ट पर हम नेक्स्ट है कि अभी तक हमने जितने भी एब्जॉर्प्शन फिनोमिना पढ़ा वो सब गैस एंड द मेटल की बात किया। हमने कहा कि गैस और आपका एब्जॉर्बेंट जो है वो गैस हो, एब्जॉर्बेंट जो है वो सॉलिड है। तो क्या सिर्फ गैस और सॉलिड पर ही एब्जॉर्प्शन फिनोमिना की बात हम कर सकते हैं? तो दूसरा फैक्टर भी हो सकता है जिसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ द सॉल्यूशन फेज। हम एब्जॉर्प्शन ऑफ द सॉल्यूशन फेज की बात करते हैं। जैसे आपने कहा कि सॉल्यूशन प्रिपेयर कैसे किया जाता है, आपने कहा सॉल्यूशन हमने बनाया और सॉल्यूशन में हमने दो चीज लेते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। आपने कहा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये आपने दो ऐसे हमारे उसमें वो है जिससे हम ये सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, हम सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। अब जब अगर ये सॉल्यूशन में हम कोई सॉलिड एब्जॉर्बेंट डालते हैं तो देखा क्या जाता है कि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन लो हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो सॉलिड आपका एब्जॉर्बेंट है, जो आपका एब्जॉर्बेंट है वह अपने सरफेस पर सॉल्यूट को एक्यूमुलेट किया, जिसके वजह से इसका कंसंट्रेशन लो हो गया। और कंसंट्रेशन लो होने पर यह देखा गया कि सॉल्यूशन में भी हम एब्जॉर्प्शन फिनोमिना देखते हैं। अब इसकी कुछ एग्जांपल के थ्रू में हम समझाते हैं। जैसे हमने एस्टिक एसिड का कंसंट्रेशन का एक सोल्यूशन लिया, एस्टिक एसिड का हमने सोल्यूशन लिया और इसमें हमने चारकोल डाल दिया। हमने क्या बेटा देना, चारकोल डाला और चारकोल में देखा गया कि इस एस्टिक एसिड का जो कंसंट्रेशन है वह चारकोल डालने के बाद हमें कम या लेस कंसंट्रेशन का सोल्यूशन गेन होता है। दूसरा करें कि अगर हमने लिटमस सोल्यूशन लिया, जैसा आप जानते हैं कि यह बीकर है और इसमें अगर हमने लिटमस सोल्यूशन लिया, लिटमस सोल्यूशन ब्लू या रेड कलर का होता है, ये बात आप जानते हैं। और लिटमस सोल्यूशन को में अगर हमने चारकोल डाल दिया, हमने चारकोल डाल दिया तो देखा क्या गया कि जो लिटमस सोल्यूशन है वह कलरलेस हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि चारकोल एज द सॉलिड एब्जॉर्बेंट जो आपका लिटमस सोल्यूशन का जो कलर था, जो सोल्यूट था, वह चारकोल पर एब्जॉर्ब हुआ, जिसकी वजह से ये सोल्यूशन कलरलेस हो गया। थर्ड एग्जांपल हम और भी दे सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये ब्लू कलर का हो जाता है जब हमने मैग्नेशियम, आपने कहा कि मैग्नेशियम अगर रिएजेंट में हम इसको डालते हैं तो इसका कलर भी ब्लू कलर का हो जाता है। तो रीजन क्या है कि जो आपका मैग्नेशियम जो रिएजेंट है उसका कलर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वह एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके वजह से इसका कलर ब्लू कलर हो जाता है। इस सारे ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग हमने भी हमने कुछ अपना ऑब्जर्व बताया कि एब्जॉर्प्शन ऑफ द सॉल्यूशन फेज में हमने कुछ ऑब्जर्वेशन दिया, उसके अकॉर्डिंग हमने देखा क्या गया कि इसका एब्जॉर्प्शन हमने क्या क्या पढ़ पाते हैं उसकी बात करते हैं। इन्होंने कहा कि अगर एब्जॉर्प्शन ऑफ द सॉल्यूशन फेज है तो सबसे नंबर 1 एब्जॉर्प्शन, आप या कह सकते हैं एक्सटेंट ऑफ द एब्जॉर्प्शन, एक्सटेंट ऑफ
एब्जॉर्प्शन इंक्रीज, ये इंक्रीज किया जा सकता है कब, जबकि हम कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दें, कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दें। दूसरा इन्होंने कहा कि एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिक्रीज तब होगा जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, इंक्रीज द टेम्परेचर, हम टेम्परेचर इंक्रीज करें। नंबर थर्ड, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज द सरफेस एरिया, इंक्रीज द सरफेस एरिया, आपने कहा इंक्रीज द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया अगर हम इंक्रीज कर दें तो इसके एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन पे इंक्रीज हो जाएगा। किसमें, सोल्यूशन फेज के बाद हम करते हैं, हम सोल्यूशन फेज में कर रहे हैं। दूसरी चीज इसमें करें तो इसके अकॉर्डिंग हम फ्रेंडलिज का एक नया इक्वेशन को फिर से मॉडिफाइड कर देते हैं अकॉर्डिंग टू सोल्यूशन फेज। उसमें हम क्या लिखते हैं कि x/m इक्वल टू के सी 1/n, जहां k और n कांस्टेंट है, x मास ऑफ द एब्जॉर्बेड है, m जो है मास ऑफ द एब्जॉर्बेंट है, और c जो है कंसंट्रेशन एट द इक्विलिब्रियम फेज। हमारे सोल्यूशन को अगर कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम फेज पर लेते तब में हमने देखा कि x/m और c का अगर टेकिंग लॉग हम इसमें लॉग ले लेते हैं, लॉगरिथम ले लेते हैं, तो देखा क्या जाता है कि लॉग x/m इक्वल टू लॉग k प्लस लॉग 1/n लॉग c। अगर हम देते हैं तो लॉग c एंड लॉग x/m में अगर हम लाइन ये ग्राफ खींचे तो हमने देखा कि ये स्ट्रेट लाइन हमारा ये ग्राफ चलता है, लॉग x/m लॉग c में देखा गया कि ये स्ट्रेट लाइन चलता है, जिसमें फ्रेंडलिज के ये जो आपका फ्रेंडलिज का जो ये फिनोमिना है यह कंप्लीट वैलिड होता है। और वैलिड होने की वजह से हम बहुत सारे इस टेक्निक को सेपरेशन ऑफ द सॉल्यूट फ्रॉम द सॉल्यूशन के लिए भी हम यूज करते हैं, और इस यूज करने की वजह से ये फ्रेंडलिज के इक्वेशन को वैलिड होने की वजह से हम इसको भी एक्सप्लेन करते हैं। ओके बच्चों, और टेक केयर योरसेल्फ, और आपको आई होप समझ में आया होगा। इसको आराम से इसको आप टेक केयर, काफी इसको आराम से देखें और